दोस्तों इमेजिन कीजिए एक बच्चा सुबह 4 बजे उठता है, चाहे बारिश हो या ठंड, सिर्फ इसीलिए ताकि वो घर घर जाकर अखबार बांट सके। और वही बच्चा कुछ सालों बाद इन्हीं अखबारों में एक न्यूज़ बन के आता है कि वो इंडिया का प्रेसिडेंट बन चुका है। हम बात कर रहे हैं इंडिया के सबसे बिलवेड इंसान की, द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। आज जब हम स्पेस टेक्नोलॉजी में इतने आगे बढ़ गए हैं तो उसकी नींव रखने वाले कलाम साहब ही थे। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ इसरो, रॉकेट्स या राष्ट्रपति भवन तक लिमिटेड नहीं है। उनकी कहानी है फेलियर्स की, उनकी कहानी है एक्सट्रीम पॉवर्टी से लड़ने की, और सबसे बढ़कर उनकी कहानी है बड़े सपने देखने की। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स हैं तो अगले कुछ मिनट इस वीडियो को पूरा देखिएगा और ये आपकी थिंकिंग बदल देगा। तो आइए जानते हैं आज की वीडियो में कि मेरे पर्सनल फेवरेट डॉक्टर अब्दुल कलाम का पूरा सीन क्या था। कलाम साहब का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के एक छोटे से शहर रामेश्वरम में हुआ था। उनका पूरा नाम था अवुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। उनके पिता जैनुलाब्दीन एक बोट ओनर थे और लोकल मॉस्क में इमाम थे। उनकी फैमिली बड़ी थी और रिसोर्सेज बहुत कम थे। वो इतने गरीब थे कि सोचिए उनके घर में इलेक्ट्रिसिटी तक नहीं थी। कलाम साहब केरोसिन के जो लैंप होता था उसकी रोशनी में पड़ा करते थे। यहाँ कलाम साहब के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा हुआ जो उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट बना। जब कलाम साहब 5th स्टैंडर्ड में थे तो उनके टीचर सुब्रमण्यम अय्यर उनको और उनकी क्लास के बच्चों को नदी किनारे लेके गए। वहाँ उन्होंने बच्चों को दिखाया कि जो बर्ड्स होते हैं वो कैसे उड़ते हैं, किस तरह अपने विंग्स मूव करते हैं और कैसे वो अपनी डायरेक्शन चेंज करते हैं। उस दिन उस समुद्र किनारे छोटे से कलाम साहब ने एक डिसीजन लिया कि वो आगे चलकर अपनी लाइफ में स्पेस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में ही कुछ करेंगे। बर्ड्स की उस फ्लाइट ने उनके अंदर एक ऐसी आग लगा दी जो उनको स्पेस तक ले गई। लेकिन रास्ता आसान नहीं था क्योंकि पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए थे। उनके भाई की एक शॉप थी तो उनकी हेल्प करने के लिए और स्कूल की फीस निकालने के लिए वो सुबह जल्दी उठकर रामेश्वरम के रेलवे स्टेशन पहुंच जाते थे, जहां चलती हुई ट्रेन से फेंके गए अखबारों को कलेक्ट करके वो पूरे टाउन में डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे। आप सोचिए एक बच्चा जो दूसरों के घरों में न्यूज़ पहुंचाता था, एक दिन पूरी दुनिया उसके बारे में न्यूज़ पढ़ने वाली थी। स्कूलिंग खत्म करने के बाद उन्होंने फिजिक्स की पढ़ाई करी, लेकिन उनका मन तो फ्लाइंग में था। इसलिए उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के कोर्स में एडमिशन लिया। और यही एक बहुत ही इमोशनल किस्सा आता है। जब कलाम साहब MIT में पढ़ रहे थे तो उनको एक प्रोजेक्ट मिला एयरक्राफ्ट डिजाइन करने का। जब उन्होंने अपना डिजाइन सबमिट किया तो उनके डायरेक्टर ने उसे रिजेक्ट कर दिया और कहा कि कलाम अगर अगले 3 दिन में उनको नया डिजाइन नहीं मिला तो वो उनकी स्कॉलरशिप कैंसिल कर देंगे। स्कॉलरशिप कैंसिल होने का मतलब है पढ़ाई वहीं खत्म हो जाना, क्योंकि कलाम साहब की फैमिली के पास पैसे नहीं थे उनकी फीस भरने के लिए। तो अगले 3 दिन तक कलाम साहब सिर्फ एक ही काम करते रहे, वो था अपने प्रोजेक्ट पे काम करना। ना खाना, ना पीना, ना सोना, बस प्रोजेक्ट पे काम करते रहना। और 3 दिन बाद जब उनके प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने वो प्रोजेक्ट देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, कलाम मैं तुम पर प्रेशर बना रहा था और तुमने मेरी एक्सपेक्टेशन से बेहतर काम करके दिखाया है। ग्रेजुएशन के बाद कलाम साहब के पास 2 ऑप्शन थे। पहला था डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन और दूसरा था इंडियन एयरफोर्स। और कलाम साहब का तो हमेशा से ही सपना था फाइटर पायलट बनने का। वो इंटरव्यू देने के लिए देहरादून गए। वहाँ वैकेंसी थी 8 और कलाम साहब की रैंक आई 9th। सोचिए वो अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सपना सिर्फ एक रैंक से हार गए। इमेजिन कीजिए वो किस लेवल का हार्ट ब्रेक होगा। कलाम साहब इतने डिप्रेस्ड हो गए कि वो ऋषिकेश चले गए और शिवानंदा आश्रम में रहे। उनसे जब स्वामी शिवानंदा मिले तो उन्होंने ऐसा कुछ कहा जो हम सबको याद रखना चाहिए। उन्होंने कहा, कलाम एक्सेप्ट योर डेस्टिनी। ये फेलियर इसलिए आया है क्योंकि भगवान के पास तुम्हारे लिए और कोई बड़ा प्लान होगा। उन्होंने एक दरवाज़ा बंद किया है तो वही दूसरा दरवाज़ा भी खोलेंगे। और वही हुआ। कलाम साहब ने IAF को छोड़ा और ज्वाइन किया DRDO एज अ सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट। 1969 में कलाम साहब का ट्रांसफर इसरो में हो जाता है। ये वही दौर था जब इंडिया के पास ना तो बजट था और ना ही टेक्नोलॉजी। आपने वो फेमस फोटो तो देखी होगी जब इंडिया के रॉकेट के पार्ट साइकिल और बैलगाड़ी पे लेके जाए जा रहे थे। कलाम साहब को इंडिया के पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाया गया। 10 साल की मेहनत के बाद 1979 में वो दिन आया जब इस सैटेलाइट को लॉन्च करना था। टेंशन हाई थी। कंप्यूटर ने चेक किया और अलर्ट दिया कि लीक है, लेकिन एक्सपर्ट्स ने कहा कि काफी पेट्रोल है। एज अ लीडर कलाम साहब ने डिसीजन लिया और बटन दबा दिया। रिजल्ट क्या हुआ? जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था वो उड़ा तो सही, लेकिन जो सैटेलाइट स्पेस में जाना था वो बे ऑफ बंगाल में चला गया। इट वॉज अ मैसिव डिजास्टर। करोड़ों रुपए और 10 साल की मेहनत लिटरली पानी में चली गई।
कलाम साहब पूरी तरीके से टूट चुके थे और काफ़ी डरे हुए भी थे, क्योंकि अब उन्हें प्रेस को फेस करना था। जब वो कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे थे तब इसरो के चेयरमैन और उनके बॉस प्रोफेसर सतीश धवन ने उन्हें रोका। सतीश धवन खुद कॉन्फ्रेंस के लिए गए और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले ली। उन्होंने कहा कि हम फेल जरूर हुए हैं, पर मुझे अपनी टीम पर पूरा भरोसा है कि हम अगले साल फिर आएंगे और इसमें कामयाब होकर दिखाएंगे। ठीक एक साल बाद जुलाई 1980 में सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ने रोहिणी सैटेलाइट को स्पेस में स्टैब्लिश कर दिया। तो इस बार जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो सतीश धवन ने कलाम साहब को आगे कर दिया और कहा कि अब तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जाओ। इसे ही ट्रू लीडरशिप कहते हैं कि जब फेलियर हो तो खुद पे ले लो और सक्सेस का क्रेडिट अपनी टीम को दे दो। आपको सतीश धवन और कलाम साहब की ट्यूनिंग कैसे लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। इसके बाद कलाम साहब वापस DRDO चले गए और उन्होंने शुरू किया इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। उनकी लीडरशिप में इंडिया ने कई सारी गाइडेड मिसाइल्स बनाई। मिसाइल्स जैसे कि पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश, नाग और सबसे खतरनाक द अग्नि मिसाइल। इसी की वजह से उन्हें द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं साल 1998 पे। ये वो साल है इंडिया की हिस्ट्री का जब इंडिया ने सबसे डेयरिंग और टॉप सीक्रेट मिशन पोखरान 2 न्यूक्लियर टेस्ट करे थे। यूएस की स्पाई सैटेलाइट्स हर वक्त इंडिया पे नजर रख रही थी ताकि इंडिया न्यूक्लियर टेस्ट ना कर सके। अगर अमेरिका को पता चल जाता तो वो इंडिया पे सैंक्शंस लगा देता। इसलिए कलाम साहब और उनकी टीम एक स्पाई मूवी की तरह काम कर रही थी। 11 में 1998 को इंडिया ने अंडरग्राउंड न्यूक्लियर ब्लास्ट करे और पूरी दुनिया देखती रह गई। अमेरिका और उसकी स्पाई सैटेलाइट्स को कानो कान खबर नहीं हुई। इस पूरे ऑपरेशन के मास्टरमाइंड डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ही थे। उन्होंने ऑफिशियली इंडिया को एक न्यूक्लियर स्टेट बना दिया था। साल 2002 में कलाम साहब को इंडिया का 11th प्रेसिडेंट बनाया गया। जब वो राष्ट्रपति भवन आए तो उनके पास सिर्फ 2 सूटकेस थे जिसमें कुछ कपड़े थे और थी उनकी प्यारी किताबें। उन्होंने राष्ट्रपति भवन के रूल्स ही चेंज कर दिए। पहली बार राष्ट्रपति भवन में अमीर लोगों की बजाय साइंटिस्ट, कॉमन लोग और स्कूल के बच्चों का आना जाना शुरू हुआ। एक बार एक इवेंट में कलाम साहब के लिए बड़ी बड़ी चेयरें लग रही थी, तो कलाम साहब ने देखा और उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि स्टेज पर सब लोग इक्वल हैं और इसी सिंप्लिसिटी की वजह से कलाम साहब को द पीपल्स प्रेसिडेंट के नाम से भी जाना जाता है। 2007 में प्रेसिडेंसी खत्म होने के बाद उन्होंने आराम नहीं किया। वो वापस वहीं चले गए जहां उनका दिल था, बच्चों और स्टूडेंट्स के बीच। उन्होंने पूरे देश में घूम घूम कर लाखों बच्चों से बात करी और उन्हें लेक्चर्स दिए। उनका एक ही सपना था, इंडिया 2020, यानी कि इंडिया को 2020 तक एक डेवलप्ड नेशन बना देना। उनका एंड भी उनकी लाइफ की तरह ही महान था। 27 जुलाई 2015 वो IIM शिलोंग के बच्चों को लेक्चर दे रहे थे, क्रिएटिंग अ लिवेबल प्लैनेट अर्थ। लेक्चर देते देते उन्हें एक मैसिव कार्डियक अरेस्ट आया और वो स्टेज पर ही गिर गए। उनका आखिरी पल भी बच्चों को ज्ञान देते देते बीता। उनका आखिरी पल वो करते हुए बीता जो वो सबसे ज्यादा पसंद करते थे और जिनके लिए वो इस देश को अच्छा बनाना चाहते थे। दोस्तों, कलाम साहब आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके थॉट्स और उनकी लेगेसी हमेशा हमारे साथ रहेगी। उनकी एक बात जो हर यूथ को अपनी दीवार पर लिख लेनी चाहिए, ड्रीम्स आर नॉट दोज विच यू सी व्हाइल यू स्लीप, ड्रीम्स आर दोज विच डोंट लेट यू स्लीप। इसका मतलब है सपने वो नहीं होते जो आप सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। एक पेपर बॉय से लेकर एक साइंटिस्ट तक और फिर साइंटिस्ट से लेकर एक राष्ट्रपति तक का सफर हमें ये सिखाता है कि आप कहाँ से आते हो, आपके पास कितने पैसे हैं, ये मैटर नहीं करता। मैटर करती है आपकी डेडिकेशन। अगर आपके पास डेडिकेशन है तो आप दुनिया बदल सकते हो। आपको कलाम साहब की लाइफ का कौन सा हिस्सा अच्छा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी इंस्पिरेशन मिली हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।